हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी चैप्टर में हम आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो उस टिश्यूज़ में बेटा आपको बता दिया गया है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद आपको पढ़ा दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बता दिया गया। कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए गए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर हम बताएंगे आज मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। तो आप जानते हैं मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं, गति करने में मदद करती हैं मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ जिसे हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ पेशीय ऊतक कहते हैं हिंदी में। मस्कुलर टिश्यूज़ या पेशीय ऊतक क्या होते हैं बेटा, अभी आपको बताया था, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स में मदद करते हैं वो ऊतक मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। ध्यान से सुन लें। तो आपने सुना होगा जैसे मसल्स मेनली बेटा 3 टाइप की होती हैं, वो आगे आपको टाइप्स बताएंगे, लेकिन मैं जनरली आपको यहाँ पे बता देता हूँ वैसे ही समझाने के लिए। तो एक तो बेटा स्केलेटल मसल्स होती हैं जिन्हें कंकालीय पेशियाँ कहते हैं। दूसरी होती हैं विसरल मसल्स, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें कहते हैं विसरल मसल्स कहलाती हैं और स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। इसके अलावा तीसरी होती हैं कार्डियक मसल्स, जो हार्ट में पाई जाती हैं। बेटा विसरल मसल्स जो होती हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, और विसरल मसल्स जो होती हैं उनमें ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलंटरी मसल्स भी कहलाती हैं। जबकि स्मूथ मसल्स भी कहलाती हैं ये। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स पर ब्रेन का कंट्रोल होता है। तो मुख्य रूप से मसल्स तो 3 ही टाइप की हैं जो अभी आपको बताई गई हैं। तो आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने जनरली आपको यहाँ पे बता दिया है। कंकालीय पेशियाँ कहलाती हैं, हृदय पेशियाँ कहलाती हैं, और तीसरी अंतरांगी पेशियाँ कहलाती हैं। तो ये 3 टाइप की हैं। इनके बारे में आगे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और बताया भी जाएगा टाइप्स क्या होते हैं इनके, लेकिन यहाँ पर हम शुरू से बता रहे हैं तो वो आपको देखना है मसल्स के बारे में, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज़ पेशीय ऊतक। और देखें बेटा पॉइंट, मसल्स आर originated from mesoderm of embryo, but muscles of iris of eye and myoepithelial cells of salivary mammary and स्वीट ग्लैंड्स। देखें बेटा पॉइंट को। अब हम आपको बेटा क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। शुरू से बेसिक से बताया जा रहा है आपको एक एक बात, तो पॉइंट को देखना है बेटा। पेशियाँ भ्रूण की मध्यचर्म से बनती हैं या उत्पत्ति होती है। देखें पॉइंट को बेटा, पेशियाँ भ्रूण की मध्यचर्म से बनती हैं या उत्पत्ति होती है पेशियों की भ्रूण की मध्यचर्म से, लेकिन आँखों की
यहाँ बेटा थोड़ा पॉइंट को क्लियर कर लें, लेकिन आँखों की यहाँ थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, देख लें दोबारा शुरू से पॉइंट को। मसल्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देखें, मसल्स की ओरिजिन या उत्पत्ति कहाँ से होती है? एम्ब्रियो की ओरिजिन से होती, मीजोडर्म से होती है। पॉइंट को देख लें, मसल्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। पेशियों की उत्पत्ति भ्रूण की मध्यस्थ चर्म से होती है हिंदी में। बट मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई एंड मसल्स ऑफ iris of eye and myoepithelial cells of salivary, mammary and sweat glands are originated from ectoderm of embryo. ectoderm of embryo. पॉइंट को अच्छे से देख लें बेटा। मसल्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। मसल्स की ओरिजिन भ्रूण की मध्यस्थ चर्म से होती है, बट लेकिन आई की आइरिस की मसल्स और मायोएपिथेलियल सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड की, मेमरी ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड्स की कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से होती है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे बेटा, आप देख लें, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ। पेशियों की उत्पत्ति भ्रूण की मध्यस्थ चर्म से होती है, मध्य चर्म से, भ्रूण की मध्य चर्म से होती है, लेकिन आँखों की आइरिस की पेशियाँ एवं लार, स्तन एवं स्वेट ग्रंथियों की उत्पत्ति की मायोएपिथेलियल सेल्स की उत्पत्ति भ्रूण की बाह्य चर्म से होती है, बाह्य चर्म से होती है। पॉइंट बेटा देख लें अच्छे से। हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा? मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। तो जो मसल्स होती हैं, आपको बताया था बॉडी के मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती हैं मुख्य रूप से मस्कुलर टिश्यूज़। तीसरे टाइप के टिश्यूज़ होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, जो एनिमल में पाए जाते हैं। एनिमल में आपको बताया था मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, पहले एपिथेलियल, दूसरे कनेक्टिव और तीसरे मस्कुलर टिश्यू और चौथे नर्वस टिश्यू, जिनके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर डिस्कस कौन से टिश्यू कर रहे हैं बेटा? तीसरे टाइप के टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जिन्हें हिंदी में पेशीय ऊतक कहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं आपको यहाँ पे। तो बेटा वो मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पॉइंट देख लें। मसल्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। आपको यहाँ ध्यान से सुनना है बेटा। एम्ब्रियो जानते हैं भ्रूण, जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है या इनिशिएशन होता है तब मेल और फीमेल गैमेट, नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो क्या बनता है? युग्मनज से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर आगे जाके बच्चे का निर्माण होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर बेटा क्या होता है? एम्ब्रियो की बॉडी में 3 टाइप की लेयर डेवलप होती हैं। सबसे अंदर की ओर होती है वो एंडोडर्म कहलाती हैं, अंतःचर्म कहलाती हैं, अंतःचर्म कहलाती हैं। बाहर की तरफ जो लेयर बनती है वो बाह्यचर्म कहलाती है। बीच की ओर जो लेयर बनती है वो मीजोडर्म कहलाती है या मध्यचर्म कहलाती है। एम्ब्रियो में इन तीनों लेयर से ही, जो एम्ब्रियो में तीनों लेयर बनती हैं, ये तीनों लेयर ही ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं या अंग का निर्माण करती हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू करती हैं, अंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करती हैं एम्ब्रियो में। जैसे सुना होगा आपने कि कुछ बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं, जैसे स्किन एक्टोडर्मल ओरिजिनेटेड होती है, मतलब भ्रूण की एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। हार्ट मीजोडर्म से डेवलप होता है, मीजोडर्म से। ऐसे ही
एंडोडर्म से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन डेवलप होते हैं, आंतरिक अंग शरीर के विकसित होते हैं। जब भ्रूण बच्चे में चेंज हो रहा होता है उस समय। तो आप समझ रहे होंगे बेटा ये क्या बताया गया आपको। तो वही जो मेजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म होती हैं, बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतः चर्म होती हैं, उन्हीं में से मेजोडर्म जो होता है या मध्य चर्म जो होता है एम्ब्रियो के अंदर, उसी से मस्कुलर टिश्यूज़ या मसल्स की ओरिजिन होती है या उत्पत्ति होती है, ये आपको बताया गया है। देखिए पॉइंट, मसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की मेजोडर्म से उत्पत्ति होती है पेशियों की। बट मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई, लेकिन आँख की जो आइरिस होती है उसकी मसल्स और मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ सलाइवरी, मेमरी एंड स्वेट ग्लैंड्स की, मेमरी ग्लैंड्स की, स्तन ग्रंथियों की और सलाइवरी ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड जो पसीने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिनसे हमारे बॉडी में पसीना निकलता है, तो स्वेट ग्लैंड्स वो कहलाती हैं। और स्तन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों की मायोएपिथेलियल सेल्स किससे बनती हैं, उनकी ओरिजिन होती है बेटा एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। पॉइंट को देख लें। बट मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई एंड मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ सलाइवरी, मेमरी एंड स्वेट ग्लैंड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। पेशियों की उत्पत्ति भ्रूण की मध्य चर्म से होती है, लेकिन आँखों की आइरिस की पेशियाँ एवं लार, स्तन एवं स्वेट ग्रंथियों की मायोएपिथेलियल सेल्स की उत्पत्ति भ्रूण की बाह्य चर्म से होती है। इस तरह से आपके पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे जो आपको भी बताया गया है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया बेटा। पॉइंट को देख लें, अच्छे से नोट कर लें। ये तो बेसिक है बेटा मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। आगे और जनरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। देखिए अब इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बेटा देखेंगे थोड़ा। जनरल स्ट्रक्चर हिंदी में सामान्य संरचना। देखेंगे बेटा पॉइंट सामान्य संरचना के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यूज़ की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पॉइंट को देखेंगे बेटा। मायो सार्को मोटर टिश्यूज़ आर रिलेटेड टू मसल्स। मायो सार्को, पॉइंट को देख लें बेटा अच्छे से। मायो सार्को मोटर ऊतक पेशियों से संबंधित हैं। पॉइंट को देखें आगे। दिस टिश्यूज़, ये ऊतक constitutes the muscles and made up of cells which are arranged long fibers long muscle fibers। पॉइंट को देखना बेटा। ये टिश्यूज़ पेशियाँ बनाते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं और लंबे मसल फाइबर्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह ऊतक पेशियाँ बनाते हैं और कोशिकाओं के बने होते हैं,
जो कि लंबे पेशीय रेशों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। रेशों में व्यवस्थित होते हैं। देखें पॉइंट को बेटा, अभी आपको बताया जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। मायोसार्कोमोटर टिश्यूज पेशी आर रिलेटेड टू मसल्स। मायोसार्कोमोटर ऊतक पेशियों से संबंधित हैं। दिस टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स द मसल्स। यह ऊतक पेशियां बनाते हैं। एंड मेड अप ऑफ सेल्स, और कोशिकाओं के बने होते हैं। विच आर अरेंज्ड लॉन्ग मसल फाइबर्स, जो कि लंबे मसल फाइबर्स के रूप में पाए जाते हैं। विच आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स। यहाँ पॉइंट देख लें बेटा अच्छे से। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स। यह ऊतक पेशियां बनाते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, जो कि लंबे संकुचनशील पेशी रेशों में व्यवस्थित होते हैं। जो कि लंबे संकुचनशील पेशीय रेशों में व्यवस्थित होते हैं। देख लें पॉइंट को। डिफरेंट लेंथ के, विभिन्न प्रकार की लंबाई के पेशी रेशों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। पॉइंट को देख लें। यह ऊतक पेशियां बनाते हैं और कोशिकाओं के बने होते हैं, जो कि लंबे संकुचनशील पेशी रेशों में व्यवस्थित होते हैं। पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे से। देख लें पॉइंट को, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट की ओर। देख लें अच्छे से बेटा, पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा जब भी आपको बताया जा रहा है। द फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर। The fibers are bound together. The fibers are bound together by connective tissue. By connective tissue. Fibers are bound together by connective tissue, but they do not have intercellular substances. बेटा ये जनरल स्ट्रक्चर में ही चल रहा है ये पॉइंट। दे डू नॉट हैव जनरल स्ट्रक्चर्स, जनरल सब्सटेंसेज। फाइबर्स आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं। रेशे संयोजी ऊतक किस द्वारा, संयोजी ऊतक के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन वे अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं रखते। अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं रखते। लेकिन वे अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं रखते हैं। पॉइंट को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। द फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू बट दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज। रेशे संयोजी ऊतक के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन वे अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं रखते हैं। समझ रहे होंगे पॉइंट बेटा जो बताया जा रहा है अभी आपको।
द फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू बट दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज। क्लियर हो गया होगा पॉइंट बेटा जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। आगे और बढ़ते हैं। रेसे संयोजी ऊतक के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन वे अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं रखते हैं। अगला पॉइंट देखना है बेटा जो भी आपको बताया जा रहा है। मायोब्लास्ट सेल्स gives rise to muscle fibers। मायोब्लास्ट कोशिकाएं पेशीय रेसे पैदा करती हैं। अगला पॉइंट देखिए, मायोसाइट्स आर मसल सेल्स। मायोसाइट्स पेशीय कोशिकाएं होती हैं। मायोसाइट कैसी कोशिकाएं होती हैं बेटा? पेशी कोशिकाएं होती हैं। पॉइंट देख लें। मायोब्लास्ट सेल्स गिव्स राइज टू मसल फाइबर्स। मायोब्लास्ट कोशिकाएं पेशी रेशे पैदा करती हैं और मायोसाइट्स आर मसल सेल्स। मायोसाइट्स पेशीय कोशिकाएं होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। मसल fibers have small fibers which are called myofibrils occur in cytoplasm of cell which is called सार्कोप्लाज्म। पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करें बेटा। जो भी आपको बताया गया जनरल स्ट्रक्चर जो बताई जा रही है मसल फाइबर्स की, पॉइंट को देखें। मायोब्लास्ट सेल्स गिव्स राइज टू मसल फाइबर्स। मायोब्लास्ट कोशिकाएं पेशी रेशे पैदा करती हैं। मायोसाइट्स आर मसल सेल्स। मायोसाइट्स क्या होती हैं? पेशी कोशिकाएं होती हैं। मसल फाइबर्स हैव स्मॉल फाइबर्स। मसल फाइबर्स छोटे फाइबर्स रखते हैं या स्मॉल फाइबर्स रखते हैं जो क्या होते हैं? विच आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। जो क्या कहलाते हैं बेटा? मायोफाइब्रिल्स कहलाते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे इनको क्या आपको बताया गया है। और अकर इन साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं विच इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, जो कि सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं। यह ध्यान रखें, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ईच मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ स्मॉल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ स्मॉल फाइबर्स विच आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर पॉइंट को देख लें अच्छे से। ईच यहाँ पर नोट कर लें बेटा। ईच मसल फाइबर इज made up of small fibers which are called myofibrils occur in cytoplasm of cells which is called sarcoplasm। अभी आपको समझ में आया होगा, पॉइंट बेटा बताया गया है जो अब अच्छे से समझ गए होंगे। और इस पॉइंट को देख लें, ऑब्जर्व कर लें। आगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। प्रत्येक पेशीय रेशा, देखो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ बेटा। प्रत्येक पेशीय रेशा छोटे
रेशों का बना होता है जिन्हें सूक्ष्म तंतुक कहते हैं। सूक्ष्म तंतुक कहते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा छोटे रेशों का बना होता है जिन्हें सूक्ष्म तंतुक कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कहते हैं या सार्को द्रव्य कहते हैं। पॉइंट अच्छे से समझ रहे होंगे बेटा। प्रत्येक पेशी रेशा छोटे रेशों का बना होता है जिन्हें सूक्ष्म तंतुक कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखें। ईच मसल फाइबर इज अच्छे से समझ रहे होंगे बेटा। ईच मसल फाइबर इज पॉइंट को देख लें। समटाइम्स ऐसे बेटा, समटाइम्स मसल फाइबर इज कवर्ड बाई मसल फाइबर इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन called sarcolemma। देखें पॉइंट को। कभी कभी पेशीय रेशा बाहर एक कला के द्वारा ढका होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सार्कोलेमा। देख ले कुछ बेटा जो भी बताया गया पॉइंट। प्रत्येक पेशी रेशा छोटे रेशों का बना होता है जिन्हें सूक्ष्म तंतुक कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। समटाइम्स मसल फाइबर इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। कभी कभी पेशी रेशा बाहर एक कला के द्वारा ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? सार्कोलेमा कहते हैं। तो इस समय से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी बताया गया पॉइंट। तो समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया गया आपको मसल टिश्यू के बारे में। तो बेटा मस्कुलर टिश्यूज आपको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बॉडी के मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है इनके। जब बेटा किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके एप्लीकेशन पार्ट पर जाना जरूरी होता है, अनुप्रयोग पार्ट पर। तो सबसे पहले आप याद रखें तो ये क्या करते हैं? मस्कुलर फाइबर्स। ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले आपको जो मसल्स के बारे में बताया जा रहा है, मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं और हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलने में मदद करती हैं मसल्स। दूसरा, बोन्स जो होती हैं, बोन और दूसरे ऑर्गन की भी सहायता करती हैं। हड्डियाँ दूसरे अंगों की भी सहायता करती हैं। और बेटा आपने सुना होगा फंक्शन, वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको समझा देता हूँ जिससे आपको टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाएगा। कि इसके अलावा याद रखना जैसे और भी बातें, जैसे क्या होता है बेटा, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन की जो ट्यूबुलर विसरा ट्यूबुलाई जो होती है, विसरा ट्यूबुलाई या आंतरिक अंगों की जो नलियाँ जो होती हैं, आंतरिक अंगों में जो नलियाँ पाई जाती हैं, आंतरिक अंगों में जो नलिकाएँ जैसी संरचना पाई जाती है, विसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है या आंतरिक अंगों की जो नली जैसी संरचना जो पाई जाती है आंतरिक अंगों में, उनकी मसल्स, उनकी क्रमाकुंचन गति के लिए या पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए पेशियाँ जिम्मेदार होती हैं। जैसे हार्ट की जो हृदय की धड़कन होती है या पल्स
हार्ट बीट ऑफ हार्ट की हार्ट बीट के लिए पेशियाँ जिम्मेदार होती हैं। और इसके अलावा बेटा जो साउंड, जो हमारी बॉडी से साउंड निकलती है, साउंड के लिए भी पेशियाँ जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा जो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो चेहरे के भाव होते हैं वो मसल्स पे ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा मसल्स के जो फंक्शन होते हैं, जब ये आपको इस टिश्यू के बारे में याद करने में इंटरेस्ट डेवलप होगा बेटा, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके फंक्शन। इसके अलावा जो बेटा जब डिलीवरी होती है माँ की, बच्चा जब बॉर्न होता है, बच्चे का जन्म जब होता है डिलीवरी के समय, तो मसल्स मसल्स जो यूटेरस होता है या गर्भाशय होता है, उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे डिलीवरी आसान हो जाती है। पेशियाँ उस समय भी मदद करती हैं डिलीवरी होने में माँ की। बच्चे का जन्म होते समय, उस समय माँ की डिलीवरी होने में भी मदद करती हैं पेशियाँ। पेशियों के जो फंक्शन आपको बता दिए गए, इस तरह से आप समझ गए होंगे पेशियों के बारे में मैंने आपको जो बताया है। और ये मैं आपको बेटा जो जनरल स्ट्रक्चर बता रहा था यहाँ पे मसल्स के बारे में, आपको सबसे पहले बता दिया मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, बताया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपको भी यहाँ पे बताया गया था कि जो जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, वो आप समझ गए होंगे, ये बता दिया गया है जनरल स्ट्रक्चर बेटा। अब आगे इसके क्वेश्चन देख लेंगे होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बेटा फंक्शन आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने अभी समझा दिए हैं आपको फंक्शन इनके। अब मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, देख लेंगे दोनों होमवर्क। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ दिया जा रहा है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। पेशियों की उत्पत्ति होती है। पेशियों की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन, पेशियों की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन, पेशियों की उत्पत्ति होती है। पहला ऑप्शन है बेटा कहाँ से, भ्रूण की बाह्य चर्म से। दूसरा, भ्रूण की मध्य चर्म से। तीसरा, भ्रूण की अंतःचर्म से। चौथा ऑप्शन है बेटा उपरोक्त में से कोई नहीं, देखें बेटा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सुन लें, मैंने हिंदी में लिख दिया है, ट्रांसलेट कर लें, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ओरिजिन ऑफ मसल्स इज अकर फर्स्ट फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, नन ऑफ द एबव। समझ गए होंगे बेटा ये क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। हिंदी मीडियम को तो सामने लिखा ही हुआ है, भ्रूण पेशियों की उत्पत्ति होती है भ्रूण की बाह्य चर्म से, भ्रूण की मध्य चर्म से, भ्रूण की अंतःचर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आइरिस ऑफ आई, आइरिस मसल्स ऑफ आँखों की आइरिस की पेशियों, आँखों की आइरिस की पेशियों की उत्पत्ति होती है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे देख लें बाह्य चर्म से, एक्टोडर्म से एम्ब्रियो की। सेकंड, मध्य चर्म से, मेसोडर्म से। थर्ड, एंडोडर्म अंतःचर्म से। उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन देख लें बेटा दूसरा। मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आईज इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, फ्रॉम मीजोडर्म, फ्रॉम एंडोडर्म, नन ऑफ द एबव। आँखों की आइरिस की पेशियों की उत्पत्ति होती है बाह्य चर्म से, मध्य चर्म से, अंतः चर्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ये समझ गए होंगे पॉइंट बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मेम्ब्रेन ऑफ पेशीय तंतु की कला कहलाती है। पेशी तंतु की कला कहलाती है। आंसर पहला सार्कोलेमा, दूसरा प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मालेमा, अगला देख लें ऑप्शन। प्लाज्मालेमा, कला, प्लाज्मा झिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉइंट देखेंगे बेटा। द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर्स इज नोन एज सार्कोलेमा, प्लाज्मालेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ द एबव। देख लें। द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज, फर्स्ट सार्कोलेमा, सेकंड प्लाज्मालेमा, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ इज उपयुक्त में से कोई नहीं। पेशी तंतु की कला कहलाती है सार्कोलेमा, प्लाज्मालेमा, प्लाज्मा झिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया बेटा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखना है, जो मसल फाइबर्स के पॉइंट ही मसल फाइबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पेशीय रेशे प्रत्येक पेशीय रेशा, ये देख, प्रत्येक पेशीय रेशा बना होता है आंसर 4 फर्स्ट सूक्ष्म तंतुओं से, दूसरा दीर्घ तंतुओं से, मध्य तंतुओं से, फोर्थ नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक पेशीय रेशा बना होता है सूक्ष्म तंतुओं से, दीर्घ तंतुओं से, मध्य तंतुओं से, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी में, इंग्लिश में, ईच मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स, मैक्रोफाइब्रिल्स, मीजोफाइब्रिल्स, नन ऑफ द एबव। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मायोब्लास्ट, मायो एपिथेलियल, हिंदी में लिख देते हैं मायो एपिथेलियल कोशिकाएं, मायो एपिथेलियल कोशिकाएं लार, श्वेत, स्तन ग्रंथियों की बनी होती हैं
आंसर 5 में पहला देखेंगे, बाह्य चर्म से, दूसरा मध्य चर्म से, तीसरा अंतः चर्म से, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। पॉइंट देखिए बेटा, मायो एपिथेलियल सेल्स इज मेड अप ऑफ salivary, sweat and mammary glands. Myoepithelial cells, salivary, sweat and mammary glands is made up of ectoderm से, ectoderm, from mesoderm, from endoderm, none of the above. मायोएपिथेलियल कोशिकाएं लार श्वेत स्तन ग्रंथियों की बनी होती हैं, बाह्य चर्म से, मध्य चर्म से, अंतः चर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लें अच्छे से पॉइंट को बेटा। मायोएपिथेलियल कोशिकाएं लार श्वेत स्तन ग्रंथियों की बनी होती हैं, बाह्य चर्म से, मध्य चर्म से, अंतः चर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। मायोएपिथेलियल सेल्स, सलाइवरी, स्वेट, मेमरी ग्लैंड्स इज मेड अप ऑफ फ्रॉम एक्टोडर्म, फ्रॉम मेसोडर्म, फ्रॉम एंडोडर्म, नन ऑफ द एबव। थैंक यू। देख ले क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व कर लें। अब इससे आगे बेटा अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।